सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारी चैप्टर नंबर 7 की सेकंड क्लास है। सो आई होप आपने फर्स्ट क्लास के सारे नोट्स राइट डाउन कर लिए होंगे और पूरा चैप्टर जितना अभी तक हमने कवर किया वो रिवाइज कर लिया होगा। सो आइए पहले 5 मिनट्स में क्विक रिविजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। सो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़े थे कि एक वर्कर क्या होता है। हमने पढ़ा था वर्कर इज एनी इंडिविजुअल जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एम्प्लॉयड होता है एंड ही अर्न्स अ लिविंग आउट ऑफ इट, तो इसे हम वर्कर कहते थे। फिर हमने पढ़ा था कि वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड कौन कौन होता था। हमने पढ़ा जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं किसी और के लिए, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में होते हैं वो, जो टेम्परेरीली एम्प्लॉयड होते हैं वो भी वर्कर्स कहलाते हैं। सो ये सब हमारे वर्कर्स के एम्बिट में आता था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ लेबर फोर्स क्या होती है। सो ये जो 1 मार्क का डेफिनेशंस है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, क्योंकि ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेबर फोर्स में आपका कौन कौन आता था? जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्लस वो लोग जो काम सीख कर रहे हैं, दैट इज पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग प्लस द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड आर सीकिंग वर्क। सो ये हमारे लेबर फोर्स की डेफिनेशन में आते थे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वर्क फोर्स। सो वर्क फोर्स में हमने बात करी थी कि वर्क फोर्स में कौन लोग आते हैं? वही लोग जो सिर्फ काम कर रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हमें जानना है कि कितने लोग आज की डेट में एम्प्लॉयड हैं तो हम वर्क फोर्स की डेफिनेशन को रेफर करेंगे। सो आपके जो लेबर फोर्स हो गया वो हो गया एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, और वर्क फोर्स क्या हो गया? सिर्फ एम्प्लॉयड। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कौन लोग हो गए? इन दोनों का डिफरेंस हो गए वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। सो अगर आपको इन केस एग्जाम में कोई भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल आता है कि आपको लेबर फोर्स दिया है और आपको वर्क फोर्स दिया है एंड आपको पूछा गया कि अनएम्प्लॉयड कितने हैं, तो आपको बस उसका सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है और आपको अनएम्प्लॉयड लोग मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशो क्या होती है। अब रेशो से हमारा मतलब क्या होता है? रेशो से मतलब कि जो वर्कर्स अभी काम कर रहे हैं यानी पीपल हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय योर टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो इससे आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशो मिल जाएगी, यानी कि कितनी पॉपुलेशन में से कितने आपके वर्कर्स हैं, राइट। सो हमने ये वर्कर पॉपुलेशन रेशो पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, और हमने पढ़ी थी एम्प्लॉयमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट का हमने मतलब पढ़ा था कि इट्स एन एक्टिविटी दैट एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न अ लिविंग, यानी कोई भी एक्टिविटी जो किसी इंसान को पैसा कमाने के लिए हेल्प कर रही है। सो इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट, हम वर्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं अरेंजमेंट। इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच अ पर्सन अर्न्स अ लिविंग और इट ही मेक्स हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सो जिस भी अरेंजमेंट से एक इंसान अपनी लिविंग अर्न कर रहा है उसे हम क्या कहते थे? एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने एक बहुत ही छोटा सा ब्रीफ में चार्ट बनाया था, आइए उस चार्ट को रेफर करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। तो आपने ये चार्ट बनाया था मेरे साथ साथ जिसमें आपने लिखा था कि एम्प्लॉयमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, एक आपका वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या पढ़ा था? फिर से इट्स एन अरेंजमेंट इन विच एन इंडिविजुअल इन विच अ वर्कर uses his or her own resources, यानी कैपिटल भी उसकी, लेबर भी उसका, लैंड भी उसका, सारे रिसोर्सेज उसके। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई भी जो पर्सन बिजनेस कर रहा है उसकी। सो वर्कर यूजेस हिज और हर ओन रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि वर्कर अपने कोई रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा, वो अपनी सिर्फ लेबर यूज कर रहा है। सो जब आप किसी के लिए काम करते हैं, जब आप कहीं पे एम्प्लॉयड होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट के हमने 2 सब पार्ट्स पढ़े थे उसके बाद, एक रेगुलर वर्कर्स और एक कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स में आपने क्या पढ़ा कि ये वो वर्कर्स हैं जो कि परमानेंटली एम्प्लॉयड हैं। इसके फीचर्स कौन से थे? परमानेंटली एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीज, दे गेट द सोशल बेनिफिट ऑल्सो एंड दे हैव अ जॉब सिक्योरिटी ऑल्सो। सो ये 4 फीचर्स जिसमें हैं वो कहलाएगा रेगुलर वर्कर।
ये 4 फीचर्स जिसमें नहीं है, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिल रही, उन्हें क्या कहेंगे? कैजुअल वर्कर्स। सो ये आपका एक ब्रीफ में पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हमने करा था इसे चार्ट बना के। सो आप देख रहे हैं एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो हम एंड मोमेंट पे जब हमें बिल्कुल जल्दी जल्दी कीवर्ड्स देखने हैं, पॉइंट्स देखने हैं, तो वो जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। सो अगर आपको भी कहीं पे लगे कि आप फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि आपके सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर में विमेन और मेन की क्या क्या प्रोपोर्शंस हैं। सो ये एक न्यूमेरिकल टर्म्स पे जनरली क्वेश्चन आता है। हो सकता है आपको एग्जाम में आए या ना आए, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं डील करने को। सो आप इसको एक बार स्किम थ्रू कर सकते हैं, यू हैव टू जस्ट फ्लिप थ्रू, ओके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने बाइफिकेशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर, दैट इज हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, राइट। ये 2 हमारे न्यूमेरिकल उस पे क्वेश्चंस थे जिसमें हमें फैक्ट्स और फिगर्स डिस्कस करने थे। एग्जाम में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे बहुत कम चांसेस हैं आने के, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू लर्न सच परसेंटेजेस। आपको मोस्ट प्रोबेबली थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा इन टर्म्स ऑफ की डेफिनेशन आ जाएंगे आपको 1 मार्कर, या फिर आगे जो अभी इश्यूज हम डील करेंगे, टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उनमें से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो हम आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Do you think that in the last 50 years employment generated in the country is commensurate with the growth of GDP in India? यानी कि जिस रेट से जीडीपी ग्रो हो रहा है, क्या उसी रेट से एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो हो रही है, या एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी एक प्रपोर्शन में ग्रो हो रहे हैं? ऐसे फॉर्म के क्वेश्चन वो जनरली आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन कहलाते हैं, राइट। जब भी आपसे वो पूछे डू यू थिंक, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, आपका पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए यस या नो में, बिकॉज वो आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं जो बहुत सीधा सीधा आपका यस या नो में जवाब मांग रहा है। नो, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द कंट्री डज नॉट मैच विद द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। Generally, increased output is achieved by generating more employment opportunity. However, in the last 50 years, India has witnessed jobless economic growth. Jobless economic growth आपका एक important term बन जाता है, where there was an overall acceleration in the growth rate of GDP without corresponding expansion in the employment opportunity. ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में है, तो आप इसको थोड़ा समझिए मेरे साथ। वो ये कह रहे हैं कि लास्ट 50 इयर्स में, अब आउटपुट, आप जीडीपी आप कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी होता है आपका आउटपुट ऑफ गुड्स, आउटपुट ऑफ सर्विसेज, राइट। वो कह रहे हैं कि ओवर द लास्ट 50 इयर्स आपका आउटपुट तो इंक्रीज हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, और ये आउटपुट टेक्निकली कैसे इंक्रीज होना चाहिए था कि अगर ज़्यादा आउटपुट बन रहा है यानी कि ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। आप रिवर्स में जाइए, अगर आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है मतलब ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, ज़्यादा काम चल रहा है, काम ज़्यादा चल रहा है तो मतलब लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, तो इसका मतलब कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की जनरेट होनी चाहिए थी। बट नहीं, वो कह रहे हैं आउटपुट तो इंक्रीज हुआ है बट उसके साथ एम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, देयर इज अ जॉबलेस ग्रोथ, ओके। It happened because rise in GDP occurred due to modern and advanced technology. यानी कि जो जीडीपी का इंक्रीज था दैट वाज नॉट लेबर इंटेंसिव, दैट वाज कैपिटल इंटेंसिव। कि जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा था वो इसीलिए इंक्रीज नहीं हो रहा था बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुई। आउटपुट इंक्रीज हुआ बिकॉज हमने, इंडिया ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन्होंने मशीनरी ज़्यादा यूज़ करी विच सब्सटीट्यूटेड द लेबर फॉर मशीन्स, राइट। मशीन ज़्यादा हुई, लेबर ज़्यादा नहीं हुई। लेबर ज़्यादा नहीं हुई तो यानी आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं हुई। आउटपुट तो आप बढ़ा रहे हैं लेकिन वो आउटपुट किसकी वजह से आया? वो आउटपुट आया मशीनरी की वजह से, ना कि लोगों की वजह से।
So it failed to generate new employment opportunities and employment growth started declining and reached a level of growth that India had in the early stages of planning. यानी कि आपकी जो employment की growth थी वो कहीं ना कहीं stagnant stage पे ही रही, वो grow नहीं हुई. इसीलिए वो इस term को use कर रहे हैं जो कह रही है हमारी jobless economic growth, कि economic growth तो हुई but that did not create any employment opportunities, right? So उसके बाद मैंने नोट में आपको जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन लिखवाई है, हम इसको अभी डिस्कस करते हैं. पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इसको नोट डाउन करिए. So इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको यही मेंशन करना है कि नो यू डोंट अग्री विद द फैक्ट कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका मतलब ये है कि हमारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, बिकॉज हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज नहीं हुई. इसे हम कहते हैं जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ दैट वाज ड्यू टू द एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय इंडिया. सो द इंक्रीज इन आउटपुट वाज एज अ रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ मशीनरी and more of capital intensive techniques rather than labor intensive techniques, right? So आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, this is an important question, ये आपकी NCERT में भी दिया हुआ है. So हम NCERT के towards the end of the chapter discuss करेंगे, but ये यहाँ पे मैंने cover कर दिया है. So just pause the video here for once and just note this down. This is an important question, you can mark it important. अब आप नीचे का पूरा आंसर नोट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करिए. राइट अब मैं आपको नेक्स्ट पेज एक बार दिखा देती हूँ जो आपको आंसर नोट करना है. यू हैव टू नोट दिस डाउन, सो जस्ट पॉज द वीडियो हियर. ओके सो एक आपकी ये डेफिनेशन है जॉबलेस ग्रोथ की. सो जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in the employment opportunity. This is an important 1 mark definition, right? 1 मार्क के लिए ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है कि जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बट वो जो इंक्रीज ऑफ आउटपुट है वो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहा. सो दिस इज व्हाट इज द इंक्रीज इन द गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट. आपका वर्ड प्रोपोर्शनेट इज एन इम्पॉर्टेंट की वर्ड. Proportionate increase in the employment opportunity. So just note this definition down. Pause the video here for once. Right, so अब हम next पे चलते हैं. So हमारा next question क्या पूछ रहा है? What do you understand by the term informalization? Informalization से आपका क्या मतलब है? So informalization of workforce refers to a situation whereby the proportion of workforce in the informal sector to the total workforce increases. यानी आपके इनफॉर्मल सेक्टर में आपकी फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा वर्कफोर्स है. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. बट आपको ये टर्म पढ़ के ही लग रहा है कि इनफॉर्मलाइजेशन यानी कि आपकी इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कफोर्स है वो इन कंपैरिजन टू द फॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है. सो इट इज़ बेसिकली अ रेशियो ऑफ द टोटल वर्कफोर्स in the informal sector upon the total workforce that is in both the sectors, right? So ये definition जल्दी से note down करिए, यहाँ पे वीडियो को pause करिए. So coming down to the next question, which is another part of the chapter. What do you mean by formal and informal sector? Discuss the condition of workers in each of these sector.
आपको आपने बहुत बार प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लाइक आपकी 9th 10th की इकोनॉमिक्स में, कि एक हमारा वर्कर्स का सेक्टर होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। अगर मैं जनरली आपसे बिना ये पढ़े ही इन टर्म्स को पूछूंगी तो आपको तब भी पता होगा कि फॉर्मल सेक्टर मतलब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, एमएनसीज, तो उन सेक्टर्स में एम्प्लॉय होना मतलब फॉर्मल सेक्टर। यानी कि इन वर्कर्स को रेगुलर सैलरी मिलती है, इनको जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बेटर मिलती हैं, इनका वर्किंग कंडीशन बेटर होता है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, जो कि एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। मेनली आपका एग्रीकल्चर जैसे हो गया, उसमें जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। सो आप ब्रॉडली देखेंगे, आपको ये टर्म्स, आपको ये डेफिनेशंस मोस्टली पता ही हैं, आपको जस्ट एग्जाम में इन्हें टेक्निकल लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज में राइट डाउन करना है। सो फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो कंफ्यूज मत हुएगा, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर पूछा गया है तो उसका मतलब फॉर्मल सेक्टर ही है, राइट। सो ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेस and private establishments which employ 10 or more hired workers are called formal establishment। यानी जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा 10 और more than 10 workers are being employed, उसे हम टर्म देंगे formal sector, right? So formal worker enjoys social security benefits and earn more than those in the informal sector। हमने ये social security benefit term एक और जगह पढ़ा है, थोड़ा गेस करिए कहाँ पढ़ा है। हमने इसको पढ़ा था जब हम वर्कर्स को क्लासिफाई कर रहे थे किन दो पार्ट्स में, रेगुलर में और कैजुअल में, राइट। तो हम रेगुलर में भी कहते थे कि इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। So formal worker enjoy the social security benefits and earn more than those in the informal sector. The government protects them in various way through its labor laws and they can form trade unions to protect their interest। सो आपकी फॉर्मल सेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, यानी कि वो प्राइवेट एंटरप्राइजेज या पब्लिक एंटरप्राइजेज हु एम्प्लॉय 10 और मोर वर्कर्स, राइट। इन लोगों को क्या क्या मिलता है, दे गेट अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, फर्दर दे कैन ऑल्सो फॉर्म ट्रेड यूनियंस, राइट। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल या फिर आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सो informal sector includes all those private enterprises which hire less than 10 workers। फॉर्मल में अगर 10 से ज़्यादा हो रहा है तो यानी 10 से कम कौन सा हो गया आपका, इनफॉर्मल सेक्टर। So workers and enterprises in the informal sector do not get regular income। इनकी हालत वही है जो कैजुअल वर्कर्स की होती है। So they do not have any protection or regulation from the government। This sector also includes all the non-farm casual wage laborers who work for more than one employer, such as construction workers। Such workers generally live in slums or in area that is basically unlawfully occupied। So ये आपके informal sector के workers हो गए, कि ये यानी कौन सा sector होता है जहाँ पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं। They do not get any social security benefits, ना ही ये गवर्नमेंट लॉ से प्रोटेक्टेड होते हैं। और ये जो लेबरर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, दे डू नॉट वर्क अंडर अ सिंगल एम्प्लॉयर। ये कभी किसी और एम्प्लॉयर के पास होते हैं, कभी किसी और एम्प्लॉयर के पास होते हैं। इसका मतलब इनकी कोई परमानेंट जॉब्स नहीं है। ओके, सो ये आपके इनफॉर्मल सेक्टर की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। तो आई एम जस्ट गोना शो यू क्वेश्चन नंबर 13। सो आप ये एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। सो ये आपका नेक्स्ट पेज पे जो आंसर था वो नोट डाउन करिए, यहाँ वीडियो को पॉज करिए। राइट, एक बार ये नीचे का पार्ट भी पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके,
अभी तक आपने क्या क्या देखा, आपने पढ़ी डेफिनेशन जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ की, फिर आपने पढ़ी डेफिनेशन इनफॉर्मलाइजेशन की, उसके बाद आपने फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर देखा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में कितना परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स है। So as the economy grows, more and more workers should become formal sector worker and the proportion of worker engaged in the informal sector should decline. So technically since India is growing, since our economy is growing, so objective हमारा ये होना चाहिए कि हमारे workers इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में वर्क मूव कर जाएं। इससे उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी मिलेंगी, उन्हें परमानेंट जॉब्स मिलेंगी एंड दे वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट लॉज। सो एज अ जनरल नोशन there should be an increase in the formal sector in comparison to the informal sector. So male फीमेल एंड टोटल के इसमें उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। आपका फॉर्मल सेक्टर में दिस टर्म इज इन मिलियंस। सो फॉर्मल सेक्टर में 24 मिलियन मेल है, देन इनफॉर्मल में 6 एंड टोटल बिकम्स 30। सो ये फिगर्स आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं। हम पढ़ते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। आउट ऑफ द 437 मिलियन वर्कर्स इन द कंट्री, टोटल कितने हैं? 437, राइट? सॉरी 473, आई एम रॉन्ग हियर, टोटल 473 है। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे टेबल में, ऑल दीज फिगर्स आर एज पर द सेंसस, राइट? ये कोई अपने आप बनाई हुई फिगर्स नहीं है, ये सेंसस के द्वारा दी गई फिगर्स हैं। दिस टोटल बिकम्स 473। आउट ऑफ द 473 मिलियन वर्कर्स इन द कंट्री, 30 million workers are in the formal sector and remaining 443 million are employed in the informal sector. तो आप देख रहे हैं कि हमारा informal sector में कितना large proportion of the workers है। Approximately like 85% of the entire workforce in India is working in the informal sector. यानी कि government को यानी और opportunities create करनी पड़ेंगी in the formal sector ताकि workers move करें formal sector में। So it means only 6% of the people are employed in the formal sector and the rest 94% in the informal sector. यानी सिर्फ 6% जो टोटल वर्कफोर्स है वो आपकी फॉर्मल सेक्टर में है और बाकी 94% आपकी कहाँ पे है? इनफॉर्मल सेक्टर। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है डिवीजन इन टर्म्स ऑफ मेल वर्सेस फीमेल, कि इन द फॉर्मल सेक्टर आउट ऑफ 30 मिलियन वर्कर्स, कि 30 मिलियन वर्कर्स जो फॉर्मल सेक्टर में है, 24 मिलियन यानी 80% आर मेल एंड ओनली 6 मिलियन यानी 20% आर विमेन। जो टोटल 30 भी हैं यानी जो ऑलरेडी इतना कम परसेंटेज है उसमें से 80% आपके मेन हो गए और बाकी के जो 20% बचता है वो विमेन हो गए। In the informal sector, out of 443 million worker, male worker account for 69%. इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है 80 और 69 में। अराउंड 69% जो है वो आपके मेल हो गए एंड बाकी का रिमेनिंग 31% आपका विमेन हो गए। ये आपका डिवीजन था इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। हमने पढ़ा पहले फॉर्मल में कितने हैं? सिर्फ 6% और इनफॉर्मल में कितने हैं? 94%। उसके बाद हमने पढ़ा कि फॉर्मल में फर्दर विमेन कितनी है? विमेन अकाउंट्स फॉर ओनली 20% और मेल कितने हैं? 80%। फिर हमने पढ़ा इनफॉर्मल में हमारे मेल कितने हो गए? 69% और हमारी विमेन कितनी हो गई? सिर्फ 31%। आप एक बार ये क्वेश्चन नंबर 14 नोट करिएगा। यहाँ पे वीडियो को एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज प्लीज नोट डाउन करिए। just pause the video here and note it down. अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट टॉक्स अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट।
तो अभी तक हमने कवर किया कि हमारा एम्प्लॉयमेंट से मतलब क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट में हमने पढ़ा कि सेल्फ एम्प्लॉयड, वेज एम्प्लॉयमेंट में हमने पढ़ा रेगुलरली एम्प्लॉयड और कैजुअल। उसके बाद हमने कवर किया कि हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स और फॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं। अब वो बात कर रहे हैं टर्म अनएम्प्लॉयड। सो अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, इसकी रेमेडीज क्या हैं और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए हैं। हम आने वाले क्वेश्चंस में इन सबको इशू को डील करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू NSSO, दिस इज बेसिकली योर नेशनल सर्वे, unemployment is a situation in which all those who owing to lack of work are not working but either seeking work through employment exchange, intermediaries, friends or relatives, or by making application to the prospective employer and express their willingness and availability for work under the prevailing conditions. Okay, so this is a very big definition, we need to break it down. So unemployment में हम क्या कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या टर्म है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए अवेलेबल हैं और जो काम के लिए अलग अलग सोर्सेज के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग जो हैं जिन्हें काम अभी तक नहीं मिल रहा है, उनकी जो प्रोपोर्शन है उसे अनएम्प्लॉयड प्रोपोर्शन कहते हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर ओइंग टू लैक ऑफ वर्क, यानी कि उन्हें काम नहीं मिल रहा, आर नॉट वर्किंग बट आइदर दे सीक वर्क। सो आप इसको डिवाइड कर लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर ओइंग टू लैक ऑफ वर्क, इसको फर्स्ट पॉइंट बना लीजिए, आर नॉट वर्किंग बट आइदर सीक वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये या तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे अपना डालते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स आपको पता होंगी, naukri.com और ऐसी वेबसाइट्स जिनके थ्रू ये एम्प्लॉयमेंट सीक कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेना चाह रहे हैं। देन थ्रू इंटरमीडियरीज, friends, relatives, or by making an application to the prospective employer. इसको आप सेकेंड पॉइंट नोट कर लीजिए। और they seek their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration, कि वो इन organizations में अप्लाई कर रहे हैं either through exchange, intermediary, relatives, friends, or by making an application, and they show their ability and will to work at the current remuneration that is being offered to them, right? So in short, employment refers to a situation in which people are willing and able to work at the existing wage rate but they do not get work. तो ये आपकी शॉर्ट डेफिनेशन होगी। सो 1 मार्क में अगर आपको ये डेफिनेशन आए तो आप दोनों में से कोई भी लर्न करके वहाँ पे लिख सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट टर्म में हम उन लोगों की बात कर रहे हैं who are willing and who are able to work but they are not getting work. So they are willing and able to work at the existing wage rate but they do not get work, right? So एक बार आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए। यहाँ पे वीडियो को एक बार पॉज करके इस डेफिनेशन को लिखिए। So now moving on to the next one. What are the types of unemployment prevailing in India? So हमने unemployment की definition देखी, अब हम देख रहे हैं कि unemployment के types कौन कौन से होते हैं। So the major type of unemployment prevailing in our country are डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर आपको वो एक ऑल्टरनेट टर्म भी देते हैं, अगर आपसे वो पूछते हैं, बिकॉज ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे वो आपको वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं और आपको आती हुई चीज़ें भी आप नहीं लिख पाते बिकॉज आपको टर्म ही नहीं पता होती वो क्या बोल रहे हैं। सो अगर वो आपसे पूछे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो इस क्वेश्चन को वो शॉर्ट नोट में भी ब्रेक कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। So this can come as a 3 marker or a 4 marker. It's not necessary कि वो आपको ये पूरा क्वेश्चन दें, राइट? सो मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं आप ये मत समझिएगा कि ये पूरा 6 मार्कर में आ सकते हैं, वो उसको ब्रेक करके आपको एक 3 और 4 मार्कर में भी पूछ के आपसे एक शॉर्ट में उनका नोट पूछ सकते हैं। सो आपकी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है?
So disguised unemployment refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed. कि अगर एक मशीनरी बनाने में या फिर अगर एक पीस ऑफ लैंड को कल्टिवेट करने में 5 लोग चाहिए, बट वहाँ पे 5 की जगह 15 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो उसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इतने रिक्वायर्ड ही नहीं है जितने उस काम में लगे पड़े हैं लोग। सो यानी वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। सो अगर एक मशीनरी बनाने के लिए 5 लोग चाहिए बट वहाँ पे 15 लोग लगे हुए हैं, बिकॉज बाकी के 10 के पास कोई और काम नहीं है, इसीलिए वो भी उन 5 के साथ लग जाते हैं। सो इसे कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। So it is basically a state in which more people are engaged in work than are really needed. So it is the most predominant form of unemployment in the agricultural sector of developing countries like India. ये form of unemployment सबसे ज़्यादा आपको agriculture sector में मिलेगा कि वहाँ पे पूरी family एक piece of land cultivate कर रही होती है, जबकि वो एक piece of land सिर्फ 2 लोग भी cultivate कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि villages में और generally rural area में और employment opportunity create ही नहीं हुई, तो इसीलिए सारे के सारे लोग एक उसी काम में लग जाते हैं जो उनके हाथ में होता है, जबकि उस काम में उतने लोग रिक्वायर्ड ही नहीं होते। सो इट इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। The main problem of disguised unemployment is that apparently all seem to be employed, but marginal productivity of the surplus labor is zero. That is, the contribution of the extra workforce is zero. This is a very important point कि वो कहते हैं कि इस फर्म का मेजर वो क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो 15 के 15 लोग काम कर रहे हैं, ये सारे लोग एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली में इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़ीरो है। सो मार्जिनल से आपको मतलब पता है, आपने अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि मार्जिनल मतलब कि एक एडिशनल पर्सन जब आता है 5वें के बाद जब वो 6ठा पर्सन आता है हेल्प आउट करने में, तो उस 6th पर्सन का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल आउटपुट इज एक्चुअली ज़ीरो, बिकॉज वो काम वो 5 लोगों के लिए ही बना था। अगर उसमें कोई 6th पर्सन आएगा या उसके बाद 7th पर्सन आएगा तो उनकी एडिशनल वर्कर का एडिशनल आउटपुट इज एक्चुअली ज़ीरो। वो बस वहाँ पे एम्प्लॉयड है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर वर्क टू डू। सो इस एम्प्लॉयमेंट का मेजर हमें लगता है कि अपेरेंटली इट सीम्स दैट एवरीवन इज एम्प्लॉयड, but the marginal contribution of the additional worker, that is the unnecessary worker that is working over there, is actually zero. So आपको ये last point जो है इस disguised unemployment के नोट में लिखना बहुत ज़रूरी है। So अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पे दिखा दूंगी ये आंसर। नेक्स्ट हमारा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। So unemployment that occurs at a certain season of the year is known as seasonal unemployment. यानी कि कुछ आपके ईयर में, जैसे सपोज करिए कि समर का सीजन है, सो समर के सीजन में एसी कूलर की फैक्ट्री में बहुत सारी वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होएगी, बिकॉज इन समर्स यू नीड एसी एंड कूलर्स। सो इनकी फैक्ट्री में बहुत एक्स्ट्रा वर्कर्स भी आ जाएंगे और इधर उधर से भी लेबर्स को बुला लिया जाएगा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन फैक्ट्रीज में विंटर्स के टाइम पे बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बिकॉज विंटर्स में आपको एसी कूलर नहीं चाहिए होते, तो जो एक्स्ट्रा लोग बुलाए होते हैं फैक्ट्रीज में उन सबको निकाल दिया जाता है। सो सीजनल एम्प्लॉयमेंट मतलब दैट at certain season of the year there is some sort of unemployment. In India, seasonal unemployment is predominantly associated with agriculture only because जो क्रॉप समर सीजन के होंगे वो विंटर में तो नहीं ग्रो हो सकते। अब जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कल्टिवेटर्स हैं, जो समर सीजन क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, वो विंटर सीजन में क्या करें? या तो वो दूसरा क्रॉप ग्रो करे, अदरवाइज वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। So the period of seasonal unemployment varies from a state to state depending upon the method of farming, the condition of soil type and the number of crop grown. यानी हर एक स्टेट का कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है सीड्स की, राइट? तो जिस सीज़न में वो फूड ग्रेन चाहिए होता है, जिस सीज़न में वो आउटपुट चाहिए होता है, वो वर्कर्स उसी सीज़न में एम्प्लॉयड होंगे, और जो सीज़न नहीं है उस सीज़न में वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो नेक्स्ट हम आते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पे।
So open unemployment refers to that economic phenomena in which a person are able and willing to work at the prevailing wage rate but they fail to get work. यानी कि ये लोग काम करने को तैयार हैं, दे आर एबल यानी काम करने के लिए केपेबल भी हैं और इनकी काम करने की विल भी है, एंड दे आर रेडी टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट. ये लोग ये नहीं कह रहे कि वेज रेट बढ़ाओ या इसको हमें ये वेज रेट जो है मंजूर नहीं है. दे आर विलिंग एंड दे आर एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट. यहाँ के की टर्म्स क्या हो गए? एबल, देन विलिंग एंड प्रिवेलिंग वेज रेट. बट इन टर्म्स पे भी इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही. इट इज़ कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज सच अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन एंड काउंटेड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल. ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आराम से काउंट हो सकती है कि जो लोग विलिंग हैं और एबल हैं एंड दे वांट टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट ऑल्सो, दीज पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क. सो यू कैन ईजिली काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर इन द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. वेयरएज हमने पढ़ा था कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंट बिकॉज अपरेंटली आपको क्या लग रहा है कि सारे लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ वो 5 लोग ही निकाल रहे थे. सो अपेरेंटली आपको लग रहा था कि सारे लोग उस जॉब में हैं, सब लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी इस सेक्टर में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. बट देयर वाज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कि जितने रिक्वायर्ड नहीं है उतने उससे ज़्यादा ही काम कर रहे हैं. वेयरएज इन द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये लोग विलिंग हैं, एबल हैं टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट इनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही. तो आप इन कैटेगरी ऑफ लोगों को बहुत ईजिली काउंट आउट कर सकते हो. So open unemployment is different from disguised unemployment. In case of open unemployment, workers are totally idle. यानी ये बिल्कुल ही फ्री बैठे होते हैं कि इनके पास है ही नहीं कुछ काम करने को. और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में वो बिल्कुल फ्री नहीं बैठते थे, वो चाहे उनकी ज़रूरत है या नहीं है, वो एक्स्ट्रा वर्कर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए. However, in the disguised unemployment, worker appear to be working and do not seem to be idling away their time. ये डिस्गाइज में हमें लगता है कि पर्सन काम कर रहा है और वो इधर उधर फ्री नहीं घूम रहा है. सो ये आपका ओपन और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है. तो आप एक बार यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ फिर आंसर. आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे फ्लिप कर दूँगी. सो यहाँ पे वीडियो को एक बार पॉज करिए एंड नोट डाउन करिए. अब आप ये नीचे का पार्ट यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन करिए. Then the next page which talks about the seasonal unemployment, इसको यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए. And the last one, open unemployment. इसका लास्ट पार्ट ये रहा. यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं. So now moving on to the next question. So आज की क्लास में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा. So state the causes of unemployment in India. कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने अभी डिस्कस करी, 3 तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों हो रही है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं. सो सबसे पहला, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. The actual growth rate always lies far below the rate targeted in the 5 decades of the planning. कि रेट जो टारगेट होता है, कि आप जनरली देखेंगे कि हर गवर्नमेंट चेंज होती है, हर गवर्नमेंट अपना बताती है कि हम इतना जीडीपी टारगेट कर रहे हैं, बट वो जीडीपी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट वो टारगेट करते हैं वो कभी अचीव ही नहीं कर पाते. सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड अंडर द प्लान कुड नॉट कीप द पेस विद द एडिशन ऑफ द लेबर. कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ उतना
हो ही नहीं रहा है, इसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट नहीं हो रही। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। The rapid rate of population growth has another cause of increasing unemployment in the country. It has not been possible to generate so many employment opportunities to absorb the लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन इतनी ग्रो होती जा रही है और उसके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट हो पा रही। सो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो पा रही। सो ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर पा रही। सो सेकेंड पॉइंट आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देन द थर्ड वन, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। हमने अपने प्रोपोर्शंस में पढ़ा था कि आपका इनफॉर्मल सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलमोस्ट 94% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो एम्प्लॉयड है, बट एग्रीकल्चर सेक्टर उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं कर पा रहा क्रिएट जो इन 94% को एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट था वो सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में देख पा रहे थे हम? सबसे ज़्यादा हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देख पा रहे थे। So, heavy pressure of population on land and primitive method of agriculture operations are responsible for a massive rural unemployment and underemployment in the country। कि agriculture sector की ये जो dependency थी हमारी population की agriculture sector पे, but agriculture sector उतनी employment नहीं create कर पा रहा, इसीलिए economy में unemployment और underemployment है। Then the fourth one, defective educational system। The prevailing education system in India is full of defects as it fails to make any provision for imparting the technical and the vocational education। कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी उतना अप टू द मार्क नहीं है कि वो लोगों में स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सके। इसीलिए आपने जब अपनी फिगर्स पढ़ी थी तो फॉर्मल सेक्टर में देयर वर ओनली 6% ऑफ द वर्कफोर्स दैट वाज एम्प्लॉयड, बिकॉज हमारा एज अ रिजल्ट एजुकेटेड पीपल आर अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म। कि वो एजुकेटेड हो के भी वो फर्म्स और कंपनीज और MNCs की रिक्वायरमेंट्स को, उनकी क्वालिफिकेशंस को मीट ही नहीं कर पा रहे। सो आपका फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। सो पहले मेरे साथ फर्स्ट 4 पॉइंट्स रिवाइज करिए। सबसे पहला आपका स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड द फोर्थ वन बीइंग डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, राइट? सो फिफ्थ पॉइंट, slow growth of industry. So due to the shortage of capital and lack of modern and advanced technology, industrial sector could not gain its momentum and could not generate sufficient employment opportunity in the country. So generally जब government अपने plans बना रही थी उनका basic objective ये भी था कि हम agriculture sector से सेकेंडरी सेक्टर पे लोगों को मूव करें, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतनी कैपिटल, उतनी इन्वेस्टमेंट, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं जनरेट हुई कि लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे मूव कर पाएं। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। A number of traditional village and cottage industries have declined over the years due to change in the demand preferences and emergence of more efficient modern industries। जितनी modern industries आती गई, आपकी technology आती गई, तो आपकी cottage और small scale industries कहीं ना कहीं wipe out होती गई। So there was a decline in cottage and small scale industries, जिसकी वजह से इनमें जो लोग employed थे वो अब unemployed हो गए थे। Then next, faulty planning। The plans could not stop the migration of rural population into the urban areas. The plans were unable to encourage the use of labor-intensive techniques in agriculture and industrial production। कि हमारी labor-intensive techniques का usage अब बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर अब ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करने लग गए थे। सो ये आपके बेसिकली कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। सो हम एक लास्ट इसका पॉइंट कवर कर लेते हैं, विच टॉक्स अबाउट द inadequate employment planning. So low priority has always been given to the employment objective in the plan. There has been a complete absence of any legal provisions to implement the employment generating schemes. So ये हमने 8 पॉइंट्स कवर किए causes of unemployment के। एग्जाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली एक 6 मार्कर होगा, एंड अगर आप उसमें 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिख के आएंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। सो एक बार आप यहाँ पे ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। So just pause the video here and note down your first point.
Then coming on to the second and the third one. So just pause and note. Then your fourth point. So you can note the fourth continued point and the fifth one. Note down the sixth and the seventh point. And then your last point, that is the eighth one. So that is all for today's class. I'll see you guys in the next class and I hope आप ये सब revise करके आएंगे. Thank you so much.